देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली इंडिया में G20 की मीटिंग हुई, पर कितने ही लोगों को G20 के बारे में पता है। हम अक्सर सुनते हैं कि G20 एक सिस्टमेटिक ग्रुप है जिसकी हर साल किसी न किसी देश में मीटिंग होती है। पर क्वेश्चन आते हैं, कौन से देश, कौन सी मीटिंग और कौन सा सिस्टम। मैं आपके साथ इस नैरो नॉलेज को वाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं वीडियो के साथ। देखिए, हम कहीं ना कहीं G20 के बारे में हर बार जिक्र सुनते हैं हर साल, क्योंकि हर बार किसी न किसी कंट्री में G20 ऑर्गेनाइज की जाती है। कभी हम सुनते हैं कि हमारे पीएम G20 में गए हैं, तो कभी हम सुनते हैं कि किसी और मिनिस्टर ने G20 अटेंड की है। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका ओरिजिन समझना पड़ता है, तो हम G20 का भी ओरिजिन समझने की कोशिश करेंगे। हमने G20 के सिवा भी कुछ ग्रुप्स का नाम सुना है, जो G6, G7, G8 और उसके बाद G20। तो अगर हम इन चारों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि G20 है क्या। इस सब की शुरुआत होती है 1973 के ऑयल क्राइसिस की वजह से। उस टाइम पर अरब कंट्रीज एकमात्र सोर्स हुआ करते थे ऑयल का। उस टाइम पर अरब कंट्रीज ने ऑयल सप्लाई बंद कर दी थी वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोप की। इसका सीधा सा कारण था कि वे कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट कर रही थी, और इसराइल उस टाइम पर अरब कंट्रीज का दुश्मन हुआ करता था। इसके पीछे का कारण एक अलग कहानी है, जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर अभी इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। इस मामले में कुछ हद तक वही सिचुएशन थी जो कि आज के टाइम पर हम रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ देख सकते हैं। एज इट इज़, अरब कंट्रीज ने वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोप की ऑयल सप्लाई बंद कर दी थी, क्योंकि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। बात तो सही है। और अक्सर इकोनॉमी में एक कोट आता है कि अगर आप तेल के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, तो मतलब आप हर चीज़ में महंगाई लेके आ रहे हैं। तो सेम हियर, जब 1973 में ऑयल सप्लाई बंद हुई, तो उसकी वजह से बाकी रीजन्स में भी क्राइसिस देखने को मिले और हर जगह रिसेशन देखने को मिला। इसी कमी को पूरा करने के लिए 6 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने एक मीटिंग रखी और एक ग्रुप बनाया, ताकि वो इस रिसेशन को, इस क्राइसिस से हुए नुकसान को कवर कर सकें। देखिए, ऑब्वियसली इस क्राइसिस से निपटने का कोई ना कोई तरीका अपनाना था। इसलिए 4 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को वापस लाने के लिए इकट्ठा हुए। वो 4 देश थे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थे इस ऑयल क्राइसिस से। वो 4 देश थे, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, यूके और यूएस से। जिसके बाद इन्होंने 2 कंट्रीज को और अपने अंदर ऐड कर लिया, और वो 2 कंट्रीज थे जापान और इटली। और इस तरह ये बन गया G6, यानी कि 6 कंट्रीज का एक ग्रुप, जिसे G6 कहा गया। G6 की पहली ऑफिशियल मीटिंग 1975 में उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच हुई। क्योंकि इस ग्रुप को बनाने की जरूरत फाइनेंसिस कारणों से पड़ी थी, इसलिए इनकी पहली मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच हुई। ये 6 देश उस टाइम पर वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमीज थे, एक सेम आइडियोलॉजी शेयर करते थे, इसलिए इनका अच्छा कोऑपरेशन ऑब्वियसली देखने को मिला। इसके बाद 1976 में कनाडा ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, और ये बन गया G7। इसके बाद 1998 में रशिया ने भी इसे ज्वाइन किया, और ये बन गया G8। यहाँ के आपको एक पल के लिए लग रहा होगा कि हाँ, G7 तो 7 कंट्रीज, G8 तो 8 कंट्रीज। रशिया ने भी इस ग्रुप को फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही ज्वाइन किया था। 1998 में रशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जिसके बाद रशिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। अब बात करते हैं कि आगे ये G7 से G20 कैसे बना। देखिए, 1997 में एशिया ने एक और क्राइसिस को झेला। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जिसने मोस्ट अफेक्टेड किया साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड को। जिसके बाद इससे जुड़े हुए दूसरे देश भी इससे अफेक्ट हुए, जैसे कि सिंगापुर, ताइवान, जापान, चाइना। इन सभी देशों में हाई रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी देखने को मिली। और ये एक समस्या थी G7 कंट्रीज के लिए, क्योंकि इसमें जापान भी इंक्लूड था। इसके बाद इन डेवलप्ड कंट्रीज को ये बात समझ में आ गई कि एक चीज़ अफेक्ट होने से बाकी चीज़ें बिना अफेक्ट हुए नहीं रह सकती। इसलिए इन्होंने अपने साथ डेवलप्ड कंट्रीज को भी जोड़ने का सोचा, और इस तरह इन्होंने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे कुछ देशों को अपने साथ लिया। जैसे कि इन्होंने रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमी, रीजन की सबसे बड़ी पावर और रीजन के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज को अपने अंदर ऐड करने की सोची, जैसे कि इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, यूरोप और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर आकर आप सोचेंगे कि G20 में 20 ही देश होंगे, तो इन्होंने 1999 की G7 की समिट में G20 का गठन किया, जिसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है। अब यहाँ पर आपका सस्पेंस खत्म होता है। G20 में 20 देश नहीं होते, G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन होता है।
समझ गए? यहाँ पर मैं आपको एक बात नोटेड कराना चाहूँगा। अभी तक G20 की जो मीटिंग हो रही थी, उसमें सिर्फ़ उन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर ही आ रहे थे, ना कि बाकी रिप्रेजेंटेटिव। जबकि आज के टाइम जब हम देखते हैं, तो हम सभी रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं। अभी हम हमारे दिल्ली में जो मीटिंग हुई है, उसमें हमने बहुत से लीडर्स के नाम सुने, जैसे जॉर्जिया मेलोनी, ऋषि सुनक, जो बाइडेन। यानी कि यहाँ आके ये रिप्रेजेंट होता है कि उस देश के बड़े लीडर आते हैं। तो ऐसे क्या सर्कमस्टांस हुए कि फाइनेंस मिनिस्टर से ये मीटिंग एक्सटेंड होकर वर्ल्ड लीडर्स तक आ पहुंची। चलिए जानते हैं आखिर क्यों दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को हुई मीटिंग को स्टेट लीडर्स मीटिंग कहा जाता है। 1998 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2008 यानी कि 2008 में एक और फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। पर इस बार का फाइनेंशियल क्राइसिस ना तो एशिया तक लिमिटेड था और ना ही कुछ वेस्टर्न कंट्रीज तक। इसे कहा जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लिए पॉवर्टी और रिसेशन लेकर आया था। इसी फाइनेंशियल क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए G20 कंट्रीज़ को ये समझ में आया कि सिर्फ फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की मीटिंग से काम नहीं बनने वाला। इसलिए G20 की मीटिंग में एक नया प्रोविज़न ऐड किया गया कि अब से देश के लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद होने वाली हर मीटिंग में सभी कंट्रीज़ के लीडर्स भी उसमें इन्वॉल्व होने लगे। देखिए, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, G20 एक सिस्टमेटिक ग्रुप है जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल। ये इसके परमानेंट मेंबर हैं। इसके सिवाय अगर G20 की मीटिंग होती है तो उसके कुछ और भी परमानेंट मेंबर हैं, जो सिर्फ जिन्हें परमानेंट गेस्ट कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आसियान कंट्रीज। स्पेन एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके पास उसका परमानेंट इन्विटेशन है। जो कंट्री G20 की मीटिंग को होस्ट कर रहा है वो अपने हिसाब से अपने गेस्ट भी बुला सकता है। देखिए, G20 का शुरुआती इंटरेस्ट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर रहता था, पर टाइम के साथ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज की तरफ भी G20 ने ध्यान दिया। अगर इंडिया के इस बार के हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंडिया के मेन इंटरेस्ट थे ग्रीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने इन 4 ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस मीटिंग को होल्ड किया। देखिए, जब आजकल हम न्यूज़ देखते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है कि 9 से 10 तारीख को दिल्ली में G20 की मीटिंग हो, पर G20 की सिर्फ एक मीटिंग नहीं होती है। G20 की मीटिंग्स 2-3 महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं, पर वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, और इनकी अलग अलग मीटिंग अलग अलग साइट्स पर होती हैं। इंडिया में भी ऐसी बहुत सी मीटिंग हुई, जैसे कि W20 यानी कि वुमेन 20, Y20 यानी कि यूथ 20, B20 यानी कि बिजनेस 20, T20 यानी कि थिंक टैंक 20। इसके सिवाय एक C20 यानी कि सिविल 20। ये मीटिंग्स G20 की मेन मीटिंग यानी कि लीडर्स मीटिंग के अलावा होने वाली मीटिंग्स है। अब बात आती है G20 को कौन सा देश कब होस्ट करेगा। देखिए, ये एक सर्कुलर प्रोसेस है। जैसे अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हैं और क्लास की झाड़ू की ड्यूटी सर्कुलर वे में घूमती है, एटलीस्ट हमारी तो घूमती ही थी, उसी तरह G20 की प्रेसिडेंसी भी सर्कुलर घूमती है। आज इस कंट्री, अगली साल उससे अगला कंट्री, इन 19 देशों में ये प्रेसिडेंसी घूमती रहती है। अब की बार इंडिया है, G20 का अगला प्रेसिडेंसी कंट्री ब्राज़ील होने वाला है, उससे अगला साउथ अफ्रीका। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स देते रहिएगा।